ओके जी क्लास, तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे? वी वर डिस्कसिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन एनालिसिस एंड डिजाइन वर्सेस स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस एंड डिजाइन. Structured analysis and design is focused on methods, functions and modules, while as object oriented analysis and design focus on objects and their relationships, that how can object involve in projects and how they participate in projects. So that is object oriented analysis and design, and that is structured analysis and design. कि actual system या coding करने से पहले हम पहले से यहाँ पे structured analysis and design में हम कैसे break करेंगे function requirements को, record मतलब जो main methods बनेंगे वो सारे methods हम यहाँ लिख देंगे, वो सारे modules और methods, feature, functional requirement. जबकि object oriented analysis and design में हम क्या करेंगे, methods वगैरह यूज नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स यूज करेंगे. और फिर जब हम इसको फर्दर डिजाइन करेंगे तो फिर इसकी क्लास डायग्राम, ऑब्जेक्ट डायग्राम और डिटेल लेवल बनेंगे. ठीक है. स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस डिवाइड एंड कॉन्क्योर एट द फंक्शन लेवल. फंक्शन लेवल पे आप अपनी एप्लीकेशन को डिवाइड करेंगे और वन बाय वन फंक्शन पे फोकस करेंगे, और वो डिवाइड एंड कॉन्क्योर किस बेसिस पे होगा, फंक्शनल लेवल पर होगा. सिमिलरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस में हमारे पास क्या होगा, पार्टीशंस एट द लेवल ऑफ ऑब्जेक्ट्स. लेवल वाइज हम जो है वो पार्टीशन करेंगे इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी कि वी विल आइडेंटिफाई डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और उन ऑब्जेक्ट्स की क्लासिफिकेशन होगी पार्टीशन में. जबकि स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस में क्या होगा, फंक्शनल बेसिस में हम डिवाइड एंड कॉन्क्योर रूल अप्लाई करेंगे. की डिफरेंसेस बिटवीन स्ट्रक्चर्ड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन. स्ट्रक्चर जो होगा उसमें हम मेथोडोलॉजी कौन सी यूज कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, एसडीएलसी. और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर में हम कौन सी मेथोडोलॉजी यूज कर सकते हैं, आइटरेटिव और इंक्रीमेंटल. मींस आइटरेटिव मींस एजाइल बेस्ड प्रोसेस हो सकते हैं, स्पाइरल, रेड, डिफरेंट इंक्रीमेंटल और आइटरेटिव मॉडल्स हम यूज कर सकते हैं जो साइकिल्स में काम कर रहे हो. एसडीएलसी तो ये करता है ना कि पूरा प्रोजेक्ट एक साथ, जैसे पूरे प्रोजेक्ट की एनालिसिस एक साथ, फिर डिजाइन एक साथ, फिर उसकी जो है वो कोडिंग पूरे प्रोजेक्ट की हम एक साथ कर रहे होते हैं. आइटरेटिव और इंक्रीमेंटल में क्या होता है कि हम प्रोजेक्ट्स को मॉड्यूल्स में ब्रेक करें और वन बाय वन एक मॉड्यूल पे, हर एक मॉड्यूल एक मिनी वाटरफॉल या एसडीएलसी होता है. यहाँ पे फोकस किस में होता है, स्ट्रक्चर्ड में प्रोसेसेस में. प्रोसेसेस मींस मेथड्स पे, फंक्शंस पे, मॉड्यूल्स पे. जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में किस पे फोकस होता है, आपका ऑब्जेक्ट्स पे. यहाँ पे रिस्क बहुत हाई होता है स्ट्रक्चर में, रिस्क ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, रिस्क ऑफ फेलियर. ठीक है. सो स्ट्रक्चर्ड में हमारे पास रिस्क बहुत हाई होगा, जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम में हमारे पास रिस्क बहुत लो होगा, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट्स को डिटरमाइन करें और उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन हम एक्सट्रैक्ट करेंगे. रीयूजेबिलिटी बहुत लो होगी. स्ट्रक्चर को रीयूज करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि वो हम एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन फंक्शंस बनाते हैं, मॉड्यूल्स बनाते हैं, और उनको विद इन दैट एप्लीकेशन ही वो एप्लीकेबल होगा. जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में आपके पास रीयूजेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी. ठीक है. आपने ऑब्जेक्ट बना दिया, उस ऑब्जेक्ट को, लेट से मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया पर्सन का, अब वो पर्सन मेरे पास किसी और टाइप की एप्लीकेशन के लिए यूज हो रहा है, तो मैं उसको वहां पे रीयूज कर सकती हूँ, मुझे दोबारा से उसको कोड करने की जरूरत नहीं होगी. सो वी कैन यूज क्लासेस इन अनदर प्रोजेक्ट एज वेल. वी कैन रीयूज अ होल डिजाइन एज वेल विद मिनिमम चेंजेस. मेच्योरिटी, मेच्योर एंड वाइड स्प्रेड. स्ट्रक्चर जो हमारे पास है टेक्निक्स, वो बहुत ज्यादा मेच्योर है और बहुत ज्यादा वाइडली यूज हो रही हैं, जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड 1997 से अब तक बहुत ज्यादा इमर्ज हो रहा है. सो अभी इमर्जिंग प्रोसेस में. लेकिन अब अगर मैं आज की बात करूं तो आज बहुत जगह इंक्रीमेंटल मॉडल, स्क्रम, एजाइल बेस्ड जो है वो प्रोसेस मॉडल यूज हो रहे हैं, और वो भी अब मेच्योर हो चुके हैं. suitable for structure model is suitable for well defined project with stable user requirement. उन प्रोजेक्ट्स के लिए सुटेबल है स्ट्रक्चर मॉडल जिसमें ईच एंड एवरीथिंग इज ऑलरेडी डिफाइंड एंड यूजर रिक्वायरमेंट भी स्टेबल है. मींस यूजर रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं हो रही. लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम आपके पास कहाँ यूज होगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल, रिस्की लार्ज प्रोजेक्ट्स विद चेंजिंग यूजर रिक्वायरमेंट्स. ऐसे लार्ज प्रोजेक्ट जिसमें रिस्क फैक्टर बहुत हाई हो, रिस्क ऑफ चेंजेस ऑफ टेक्नोलॉजी, रिस्क ऑफ चेंजेस ऑफ फीचर्स, रिस्क ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन, जहाँ पे ज्यादा, और जहाँ पे कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, यूजर रिक्वायरमेंट बहुत रैपिडली चेंज हो रही हो, तो वहाँ पे हम स्ट्रक्चर्ड मॉड्यूल यूज करने के बजाय हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल की तरफ जाएंगे.
अच्छा जी, और यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई ऐसी चीज जो समझ नहीं आ रही हो, कोई क्यूरी? ओके, software development life cycle, SDLC. So what is SDLC? ठीक है, SDLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इसमें हमारे पास क्या होगा, सॉफ्टवेयर सिस्टम पासेस थ्रू द फॉलोइंग फेसेस। सबसे पहले विजन होगा, फोकस ऑन व्हाई, हम उसमें किस विजन क्या है कि हम क्यों कर रहे हैं, विजन क्या है हमारा, व्हाई वी आर डेवलपिंग दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। देन डेफिनेशन, व्हाट करना क्या है, क्यों कर रहे हैं, विजन, डेफिनेशन क्या करना है, डेवलपमेंट, हाउ कैन वी इम्प्लीमेंट, एंड मेंटेनेंस ऑन चेंज, कि अगर कोई चेंज रिक्वेस्ट आ रही है तो हम उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। सो दैट इज द पैरामीटर ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक है, यहां तक कोई क्वेरी तो नहीं है क्लास? ओके, ड्यूरिंग दिस phases a number of activities are performed। हर फेज में we have to perform different number of phases। ठीक है, जैसे अगर प्लानिंग मैं कह रही हूँ कि प्लानिंग में हम कैसे करेंगे, क्या क्या चीजें करेंगे, तो प्लानिंग में हमारे पास डिफरेंट प्रोजेक्ट प्लान्स क्रिएट होंगे, टास्क शीट्स बनेंगी। एमएस प्रोजेक्ट में हम पूरी प्लानिंग कर सकते हैं। एनालिसिस फेज में हम डिफरेंट डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे। डिजाइन फेज में हम डिजाइनिंग करेंगे, जो चीज हमने एनालिसिस फेज में बनाई उसको स्पेसिफाई करेंगे और फिर उसको कोड करेंगे। SDLC is a process followed for a software project within a software organization. It consists of a detailed plan describing how to develop, maintain, replace and alter or enhance specific software. तो ये हमारे पास जो है SDLC का मॉडल इस तरीके से काम कर रहा होता है। प्लानिंग, सबसे पहले प्लान करना है, फिर डिफाइन करना है, जिसको हम एनालिसिस भी कह सकते हैं। एनालिसिस, डिजाइन, बिल्डिंग, इम्प्लीमेंटेशन, फिर उसकी टेस्टिंग, फिर उसको डिप्लॉय कर देना। सो डिप्लॉयमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर, जो चीज हमने डिजाइन की है उसको हम एक्चुअल एनवायरनमेंट में इम्प्लीमेंट करते हैं सो दैट इट कैन बी यूज्ड। इम्प्लीमेंटेशन और डिप्लॉयमेंट में डिफरेंस ये है कि इम्प्लीमेंटेशन आप अपने एंड पे करेंगे एज अ डेवलपर, अभी सॉफ्टवेयर इन हैंड है, डेवलपिंग एनवायरनमेंट के अंदर है। वंस टेस्टिंग हो गई, सेटिस्फाई हो गया सॉफ्टवेयर, आपने उस इम्प्लीमेंटेड सॉफ्टवेयर को जो टेस्ट हो चुका है उसको कस्टमर साइट पे अप कर दिया, नाउ इट इज रेडी टू यूज। और फिर यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स आएंगी, जो इश्यूज आएंगे, उसको हम कह रहे होंगे मेंटेनेंस, फिर उसको फिर दोबारा से हम मॉडिफाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये इसको देख लेते हैं। प्लानिंग फेज में हमारे पास क्या आ रहा होगा, रिक्वायरमेंट एनालिसिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फंडामेंटल स्टेज इन प्लानिंग। ये है डायग्राम एसडीएलसी की। जी, कोई क्यूरी है यहाँ पे? मलिया, नहीं, अगर बैकवर्ड जाएंगे तो सारा काम दोबारा से करना पड़ेगा। दैट इज द लिमिटेशन ऑफ एसडीएलसी फेज, कि आप किसी भी स्पेसिफिक फेज से किसी भी स्पेसिफिक फेज में नहीं जा सकते, और इट्स लाइक अ वाटरफॉल। ठीक है, एसडीएलसी को हम वाटरफॉल या ट्रेडिशनल मॉडल भी कह रहे हैं। सो वाटरफॉल मींस टॉप टू डाउन इसकी अप्रोच होगी। फर्स्ट फेज प्लानिंग, देन एनालिसिस, फिर डिजाइन, फिर बिल्डिंग, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट।
और ये साइकिल में ही मेंटेन हो रहा होगा। अगर डिजाइनिंग में जाके आपको पता चला कि कोई एरर है, कुछ प्रॉब्लम है, तो फिर आप एनालिसिस में जाके उसको ठीक करेंगे। एनालिसिस का इम्पैक्ट आपको प्लान में भी फिर बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे रीवर्क बहुत ज्यादा होगा इन केस ऑफ एरर, और जितना आगे जाके आपको कोई एरर डिटरमाइन होगा उतना ज्यादा प्रॉब्लम होगी उसको ठीक करने में, क्योंकि फिर आपको बैकवर्ड पोजीशन में सारी जगह जाके उसको अपडेट करके सही करना पड़ेगा। ठीक है। सो प्लानिंग में हमारे पास जो रिक्वायरमेंट एनालिसिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फंडामेंटल स्टेज इन एसडीएलसी। ठीक है, सीनियर मेंबर्स ऑफ टीम ये परफॉर्म कर रहे होते हैं, और किसके साथ बैठ के कर रहे होते हैं? कस्टमर इन्वॉल्व होती है, आपका सेल्स डिपार्टमेंट होता है, मार्केट सर्विस और डोमेन एक्सपर्ट्स इन द इंडस्ट्री, वो बैठ के रिक्वायरमेंट को एनालिसिस कर रहे होते हैं, जो इस डोमेन में जिनका नॉलेज हो। This information is then used to plan the basic project approach. Once you have gathered the requirements, the next phase would be the planning of on that requirements. उन requirements पे आप plan कर रहे होंगे कि basic project approach क्या होगी, product feasibility study आप निकाल रहे होंगे। feasibility study क्या होती है कि आप ये बता रहे हो कि हम जो project डिजाइन करने जा रहे हैं ये हमारे लिए फिजिबल है भी या नहीं है, पॉसिबल है भी या नहीं है। और पॉसिबिलिटी मींस इसको करने के बाद हमें क्या एडवांटेज गेन होगा, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से फिजिबल है या नहीं है, ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से है या नहीं है। ऑपरेशन मींस चलेगी भी, ऑपरेट होगा, यूजर यूज करेंगे या नहीं करेंगे, हमारे लिए इकोनॉमिकल है। और टेक्निकल एरियाज मतलब टेक्निकली पॉसिबल है इसको डिजाइन करना या नहीं। तो आप हर एस्पेक्ट से फिजिबिलिटी स्टडी कर रहे होते हैं, जो एक अगेन एक एक्टिविटी है टाइम कंज्यूमिंग, जिसमें डिफरेंट क्वेश्चनर्स आप सॉल्व कर रहे होते हैं। उसकी बेसिस पे आप डिसाइड करते हैं कि अदर यू हैव टू ऑप्ट द प्रोजेक्ट और नॉट। अगर फिजिबिलिटी स्टडी हर आपके पास एरिया में आ रही होती है कि फिजिबल है, तो आप उस प्रोजेक्ट को डिजाइन करते हैं, नहीं तो फिर आप डिनाई कर देते हैं। Planning for the quality assurance requirements and identification of the risk associated with the project is also done in the planning stage. ठीक है, प्लानिंग फॉर द क्वालिटी एश्योरेंस रिक्वायरमेंट्स एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिस्क। ठीक है, आप यहाँ पे क्या कर रहे होंगे कि हमने क्वालिटी किस तरीके से एश्योर करनी है, या आप पहले से ही प्लान कर रहे होते हैं। रिस्क कौन कौन से एसोसिएटेड है, आप वो भी पहले से प्लान कर रहे होते हैं। प्लानिंग के स्टेज पे आप सारी चीजें डिफाइन कर लेंगे कि क्या चीज कैसे करनी है, कौन करेगा और कब कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। और प्लान करने का एक ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि वंस यू हैव प्लान द थिंग्स, नाउ यू कैन चेक द एग्जीक्यूशन। जब एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो आप ये देख रहे होते हैं कि हर चीज अकॉर्डिंग टू द प्लान वर्क कर रही है या नहीं कर रही, और अगर कहीं डेविएशन आ रही है तो प्रॉब्लम क्या है और किस तरीके से आप फिर उन चीजों को अकॉर्डिंग टू प्लान मैप कर सकते हैं। The outcome of the technical feasibility study is to define the various technical approaches that can be followed to implement the project successfully with minimum risk. ठीक है, feasibility study का outcome क्या होगा कि various पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें कि क्या ये चीज इम्प्लीमेंट जो हम करने जा रहे हैं वो कम से कम रिस्क में इम्प्लीमेंट हो जाएगी या नहीं होगी। अगर रिस्क बहुत हाई होगा तो फिर आप उसको भी प्लान करेंगे कि ठीक है अगर फीजिबल तो है बट रिस्क फेलियर रेट बहुत ज्यादा है, तो फिर हम उसको किस तरीके से रिस्क को कम करने की, मिनिमाइज करने की पहले से ही हम प्लानिंग कर सकते हैं। फेज 2, डिफाइनिंग रिक्वायरमेंट्स। वंस यू हैव रिक्वायरमेंट्स गैदर, अब आप उन रिक्वायरमेंट्स को डिफाइन करें, मींस उसकी एनालिसिस, in depth analysis. Once the requirement analysis is done, the next step is to clearly define and document the product requirements and get them approved from the customer or the market analyst. जब आपने requirement gathering कर ली, अब नेक्स्ट फेज इज आप क्या करें, उस रिक्वायरमेंट को डिफाइन कर रहे हैं और प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट में प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट की हेडिंग के अंदर सारी की सारी रिक्वायरमेंट डिटेल लेवल में डिस्कस कर रहे हैं, और फिर उनको आप अप्रूव करवा रहे हैं कस्टमर से और मार्केट एनालिस्ट से। पांच स्लाइड्स रह गई हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप डिफाइनिंग फेज में क्या कर रहे होंगे, एसआरएस बना रहे होंगे, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट, जिसमें सारी की सारी वहां तो हम गैदरिंग कर रहे हैं ना, गैदरिंग कर लिया, एनालिसिस कर लिया, अब उसके बाद रिक्वायरमेंट को डिफाइन कर रहे हैं इन अ प्रॉपर डॉक्यूमेंट। यानी कि जो हमने रिक्वायरमेंट एनालिसिस कर लिया उसका आउटकम क्या होगा हमारे पास, एसआरएस, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन।
जिसमें हम डिटेल डिफाइन जो है वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट करेंगे कि ये हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं इन टर्म्स ऑफ फीचर्स जो हम डिलीवर करेंगे, विच इज द आउटकम ऑफ रिक्वायरमेंट एनालिसिस। एनालिसिस फेज का आउटकम क्या होगा हमारे पास? सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट which consist of all the product requirement to be designed and developed during the project life cycle. थर्ड फेज हमारे पास क्या है? थर्ड फेज इज डिजाइनिंग द प्रोडक्ट आर्किटेक्चर। आपने एनालिसिस कर दिया, एसआरएस बना दिया, अब आप एसआरएस को देखकर डिजाइन बनाएंगे। SRS is the reference for product architect to come out with the best architecture for the product to be developed। और डिजाइन के लिए आपके पास इनपुट क्या होगा? SRS। उस SRS को देखकर आप एप्लीकेशन जो डिजाइन कर रहे हैं उसका डिजाइन देंगे। बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड इन SRS, आपके SRS में जो रिक्वायरमेंट्स आपने स्पेसिफाई किए हैं, यूजली मोर देन वन डिजाइन अप्रोच फॉर द प्रोडक्ट आर्किटेक्चर इज प्रपोज। यहाँ पे आप क्या कर रहे होंगे? एक से ज्यादा डिजाइन प्रपोज करेंगे और जो बेस्ट डिजाइन होगा, जितने स्टेक होल्डर्स हैं वो सारे डिजाइन डॉक्यूमेंट स्पेसिफिकेशन, और उसको आप कहाँ स्पेसिफाई करेंगे? डिजाइन डॉक्यूमेंट स्पेसिफिकेशन DDS, ठीक है। और उसमें आप प्रपोज कर रहे होंगे कि एक डिजाइन अप्रोच ये है, एक डिजाइन अप्रोच ये है, एक डिजाइन अप्रोच ये है। Basis on the SRS, basis on the requirements provided in SRS, we have proposed this design architectures in design document specification document. This DDS is reviewed by all the important stakeholders। जितने भी important stakeholders होंगे वो उस design document को view करेंगे। जरूरी नहीं है कि कस्टमर इसमें इन्वॉल्व हो, अगर टेक्निकल यूजर है कस्टमर तो वो पार्ट हो सकता है, वरना आपके जो इंटरनल जो डेवलपमेंट टीम है, बिजनेस एनालिस्ट हैं, डिजाइनर्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, वो इस एक्टिविटी का पार्ट हो सकते हैं, जो डिसीजन ले रहे होंगे कि इनमें से कौन सी डिजाइन अप्रोच बेस्ट है। बिल्डिंग और डेवलपिंग द प्रोडक्ट। वंस द आपके पास डिजाइन जो आपने दिए हैं, ऑल्टरनेटिव डिजाइन, उनमें से जो बेस्ट डिजाइन आपका चूज हुआ होगा, उसमें उसको देखते हुए आप एक्चुअल डेवलपमेंट यहाँ से स्टार्ट करेंगे और आपकी प्रोडक्ट यहाँ से बिल्ड होना स्टार्ट होगी। द प्रोग्रामिंग कोड इज जनरेटेड एज पर DDS ड्यूरिंग दिस स्टेज। If the design is performed in a detailed and organized manner, code generation can be accomplished without much hassle। अगर आपका डिजाइन बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आप इजीली कोड जनरेट कर सकते हैं विदाउट एनी हैसल और प्रॉब्लम। Developers must follow the coding guidelines defined by their organization, and programming tools like compilers, interpreters, debuggers, etc. are used to generate the code। इस फेज में कौन कौन लोग आपके पास, कौन कौन चीजें आपको चाहिए होंगी? कंपाइलर चाहिए होंगे, इंटरप्रेटर चाहिए होंगे, डिबगर चाहिए होंगे, ताकि आपके कोड को जो है वो रिडिफाइन कर सकें, कंपाइल करके। जाहिर जब बात है, जब आप कोड कर रहे होगे तो हाई लेवल लैंग्वेजेस में कर रहे होगे, तो हाई लेवल लैंग्वेज को प्रोसेस करने के लिए पहले लोअर लेवल लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म होना होगा, तो उसके लिए कंपाइलर, इंटरप्रेटर्स और हम डिबगर्स भी यूज कर रहे होंगे इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई एरर्स और बग्स। Different high-level programming languages such as C, C++, Pascal, Java, PHP, C# are used for coding। The programming language is chosen with respect to the type of software being developed। जिस टाइप का सॉफ्टवेयर आपने डेवलप करना है उसी के अकॉर्डिंगली आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज कर रहे होंगे। टेस्टिंग द प्रोडक्ट। नेक्स्ट, जब डेवलपमेंट कंप्लीट हो गई, द नेक्स्ट फेज वुड बी द टेस्टिंग ऑफ द प्रोडक्ट। और टेस्टिंग हमारे पास कैसे होगी? हम पूरी एप्लीकेशन को टेस्ट करेंगे, उसके लिए भी हमारे पास टेस्टिंग के डिफरेंट मैकेनिज्म है। पहले यूनिट टेस्टिंग, वन बाय वन। अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेस्टिंग कर रहे हैं तो क्लास लेवल टेस्टिंग होगी। सबसे पहले एक क्लास में जितने मेथड्स होंगे वो सारे टेस्ट होंगे। फिर उसके बाद इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सारी क्लासेस को वन बाय वन हम टेस्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर इंटीग्रेशन टेस्टिंग करेंगे, फिर एक पूरा सिस्टम टेस्टिंग करेंगे, और फिर एट द एंड सिस्टम को कंप्लीट बिल्ड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपके जो है प्रोजेक्ट के डिफेक्ट्स रिपोर्ट होंगे, ट्रैक्ड होंगे, फिक्स्ड होंगे, और दोबारा से आप रीटेस्ट कर रहे होंगे until the product reaches the quality standard defined in the SRS। जब तक आपकी प्रोडक्ट उस क्वालिटी स्टैंडर्ड तक नहीं पहुंच जाती जो SRS में डिफाइन है, जब तक आपकी क्या होती चली जाएगी, आप बार बार टेस्ट करते रहेंगे और जितने भी एरर्स रिपोर्ट होंगे उनको ट्रैक करेंगे और फिक्स करने की कोशिश करेंगे। लास्ट फेज इज डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट इन मार्केट एंड मेंटेनेंस। वंस सॉफ्टवेयर टेस्ट हो गया, उसके बाद आप क्या करेंगे? उसको लॉन्च कर देंगे। रेडी टू बी डिप्लॉयड, इट इज रिलीज फॉर्मली इन द एप्रोप्रिएट
मार्केट, जहाँ पे उसको ऑपरेशनल एनवायरनमेंट में रखना है उस एनवायरनमेंट में आप उसको ऑपरेट करवा देंगे। सम टाइम प्रोडक्ट डिप्लॉयमेंट हैपेंस इन स्टेजेस एज पर द बिजनेस स्ट्रेटेजी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। डिप्लॉयमेंट के भी डिफरेंट फेजेस होते हैं। प्लान्स डिप्लॉयमेंट होती है, कंप्लीटली डिस्कार्ड होती है, पार्शियली होती है। एक में तो ये होता है कि आप पूरी की पूरी एप्लीकेशन को लॉन्च कर देते हैं और प्रीवियस जो मैनुअल काम हो रहा था उसको डिस्कार्ड कर रहे होते हैं। कई जगह पे ऐसा होता है कि आप दोनों को साथ साथ चला रहे होते हैं, जब तक न्यू टेक्नोलॉजी पे कम्प्लीटली हैंड्स ऑन नहीं हो जाता आप प्रीवियस मैनुअल को डिस्कार्ड नहीं करते। और थर्ड ये होता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट बाय डिपार्टमेंट वन बाय वन उस एप्लीकेशन को लॉन्च करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी डायरेक्ट चेंज ले आना और प्रीवियस को डिस्कार्ड कर देना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। बट इट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेटेजी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कि वो किस तरीके से डिप्लॉय कर रहा है। ठीक है, द प्रोडक्ट में फर्स्ट भी रिलीज इन अ लिमिटेड सेगमेंट। अगेन जैसे मैंने आपको कहा कि कुछ लिमिटेड पोर्शन या लिमिटेड लोग उसको यूज करें एंड टेस्टेड इन द रियल बिजनेस एनवायरनमेंट, ताकि यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग हो सके। जो प्रॉब्लम्स आ रही हो, जो इश्यूज आ रहे हो, आप उसको फिर दोबारा से सॉल्व करें और फिर उसके बाद जो फीडबैक आ रहा है उस फीडबैक की बेसिस पे फिर आप आहिस्ता आहिस्ता और नंबर ऑफ ऑडियंस को बढ़ाते चले जाएं। सो इट ऑल्सो कैन बी द स्ट्रेटेजी। After the product is released in the market, its maintenance is done for the existing customer base. जब आपने रिलीज कर दी मार्केट में, उसके बाद जो प्रॉब्लम्स आएंगे, जो एरर्स आएंगे, जो इश्यूज आएंगे, वो कहलाएंगे मेंटेनेंस। ठीक है, वो मेंटेनेंस फेज में चली जाएगी कि एक दफा आपने चीज डिप्लॉय कर दी, उसके बाद जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसको सॉर्ट आउट करना इज द मेंटेनेंस फेज। और मेंटेनेंस इज द ऑनगोइंग एक्टिविटी। जब तक सॉफ्टवेयर चलता रहेगा कंसीडर ये होता है कि मेंटेनेंस फेज ऑनगोइंग एक्टिविटी है जो चलती रहेगी। लेकिन बेस्ट कंसीडरेशन ये है कि आपका अगर स्ट्रॉन्ग डिजाइन है, सो विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला जाएगा, सॉफ्टवेयर की जो मेच्योरिटी है इट शुड बी इंक्रीज्ड। सॉफ्टवेयर मेच्योर होता चला जाए। एक टाइप का एरर जो आया है आप उसको सॉर्ट आउट कर लें तो इतना मेच्योर हो आपकी एप्लीकेशन, इतनी रॉबस्ट एप्लीकेशन हो कि नेक्स्ट टाइम वो एरर दोबारा से अकर ना हो सके। यहाँ पे हमारा ये एंड हो गया टॉपिक। आप एक काम ये करें कि अपनी अटेंडेंस यहाँ पे सारे स्टूडेंट सेंड करने, स्टूडेंट आईडी एंड स्टूडेंट नेम। ठीक है, सबकी अटेंडेंस हो गई क्लास? चैट पे सबने अपनी स्टूडेंट आईडी एंड नेम सेंड कर दिया? हाँ जी, क्लास एंड हो गई है इंशाल्लाह। 15 to 20 मिनट्स में मैं ये लेक्चर जो है, ये रिकॉर्डेड लेक्चर भी अपलोड कर दूंगी यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, और अगर किसी की अटेंडेंस रह गई तो काइंडली अपना नेम एंड स्टूडेंट आईडी यहाँ सेंड कर दें। ओके ठीक है। मीनवाइल नेक्स्ट क्लास से पहले, जब नेक्स्ट क्लास हमारी होगी नेक्स्ट थर्सडे को होपफुली इंशाल्लाह, तो उसमें आप ये करें, एक काम ये कर लें कि आज हमने जो जो लेक्चर 1 कंप्लीट किया है ये ऑलरेडी एलएमएस पे अपलोड है, उसको एक दफ़ा गो थ्रू करके अच्छी तरीके से समझ के आइएगा, एक दफ़ा रिवीजन हो जाए, ताकि फिर जब नेक्स्ट चीज़ें हम स्टार्ट करें तो ये वाली चीज़ें ऑलरेडी हमारे माइंड में हो और क्लियर हो चुके हों। ठीक है, कर लें सब्सक्राइब। उसमें आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के भी कुछ लेक्चर्स मिल जाएंगे जिसमें ये जो प्रोसेस मॉडल्स है वो बहुत डिटेल में मैंने एक्सप्लेन क्यों है, तो वहां से आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज।